नमस्कार भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। स्टडी 11 सर्कल में आपका स्वागत है। यह दोस्तों प्रश्न जो कि सारे महामैराथन के अंदर फिजिक्स के प्रश्न मिलने वाले हैं, जो कि 300 से भी अधिक प्रश्न हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो कि 300 प्लस है। तो आप जरूर, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 जूल होता है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दूरी का मात्रक है। 3 नंबर प्रश्न है कि एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विद्युत धारा का मात्रक है। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। जो समय का मात्रक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि पार्सेक इकाई है। पार्सेक इकाई है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए दूरी का मात्रक है पार्सेक इकाई। ठीक है। 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी होना चाहिए। सुमेलित नहीं है तो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है, यही सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है कि लुई मेन मात्रक है, किसका मात्रक है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। दोस्तों इसमें कुछ प्रश्न तक 20 प्रश्न तक टिक लगाया हुआ आएगा, इसलिए घबराना नहीं है, आगे हम खुद से बताएंगे। अगला प्रश्न है कि पास्कल इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दाब का मात्रक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दाब का मात्रक। 9 नंबर प्रश्न है कि कैंडला मात्रक है, किसका मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का जो है कैंडला मात्रक होता है। 10 नंबर प्रश्न है कि यंग प्रत्यांश गुणांक का एसआई मात्रक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी न्यूटन पर मीटर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर छूट गया था, स्क्वायर। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशि का मान समान होता है, समान नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बल और दाब का जो एसआई मात्रक है वो समान नहीं है। ठीक है, बाकी सबका समान है, कार्य और ऊर्जा का, भार और बल का, और आवेग और संवेग का जो भौतिक राशि है वो समान है। ठीक है, नहीं बोला था तो बल और दाब हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि अदिश राशि है, इसका मतलब मात्रक है। तो ऊर्जा जो है से एक अदिश राशि है। ठीक है, ये सब दोस्तों संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब जो है से मतलब सदिश राशि है। ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में सदिश राशि है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेग जो है दोस्तों सदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि में कौन कौन आ जाएगा, तो द्रव्यमान, समय, इकाई। सदिश और अदिश में इतना होता है, सदिश में अदिश में होता है केवल इसमें परिमाण होता है। ठीक है, दिशा उषा नहीं होता है। ठीक है, और सदिश में क्या होता है कि परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है उसमें, जिस वेग में दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी द्रव्यमान जो है द्रव्यमान प्राप्त की जाती है।
15 नंबर प्रश्न है कि शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाले, ठीक है, ऊपर से स्वतंत्र रूप मतलब एक समान चाल से गिरने वाले वाली वस्तु का क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक समान त्वरण। जो ऊपर से एक समान त्वरण से गिरा है उसी को त्वरण कहते हैं, मतलब त्वरण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि जब 2 केजी वाले द्रव्यमान को 5 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितना होता है? ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 9.8। तो इसीलिए कहते हैं कि 5 न्यूटन, सॉरी 1 केजी बराबर होता है, 1 केजी बराबर होता है 2 केजी बराबर 1 केजी बराबर होता है 9.5 न्यूटन, ठीक है ना। उसी से इसमें 5 में 5 से भाग दे दीजिएगा, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो ऑप्शन आ जाएगा ए, सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सत्रह नंबर प्रश्न है कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो यह न्यूटन का पहला नियम है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, न्यूटन का प्रथम नियम है। 18 नंबर प्रश्न है कि रॉकेट के सिद्धांत का कार्य करता है। तो यह दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम या संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न है कि अश्व यदि एकाएक चलना आरंभ कर दे तो अवरोही मतलब उस पर बैठे सवार मतलब सवारी को गिरने की आशंका है, तो पीछे की ओर गिरने के विरामावस्था के कारण वह पीछे की ओर गिरेगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे दिशा की ओर गिरते हैं, इसका मतलब इसका द्वारा इसे क्या समझा जा सकता है? ठीक है, तो इसका गति ऊर्जा समझा जाएगा, यह न्यूटन के पहला नियम पर आधारित है, ठीक है। इक्कीस नंबर प्रश्न है कि बल का गुणांक मतलब गुणनफल होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण जो है सो बल का गुणनफल होता है, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि शरीर का वजन कहाँ सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों ध्रुव पर जो है सब शरीर मतलब शरीर का वजन ध्रुव पर सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 16 न्यूटन मतलब 600 न्यूटन है, तब चंद्रमा पर कितना न्यूटन हो जाएगा? तो दोस्तों चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है, तो 600 न्यूटन है तो 1/6 हो जाएगा, तो 6 से जब 6 कटेगा 600 कटेगा तो 100 बार में यह कट जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे ठीक है यहाँ पे 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है, चंद्रमा पर 100 न्यूटन हो जाएगा किसी वस्तु का भार, मनुष्य का भार। 24 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.9 मतलब 29.4 न्यूटन है, तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 1 केजी बराबर हम बोले थे कि 1 केजी बराबर यहाँ पे भी लिखे हुए हैं कि 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम जब 2.94 में हम जब इतना से 9.8 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 न्यूटन, ठीक है, 3 न्यूटन बल लगेगा, द्रव्यमान लगेगा। 25 नंबर प्रश्न है कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक उच्च छलांग लगाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, सॉरी सी न बोले थे, और चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की तल मतलब बल पृथ्वी के तल की तुलना में अल्प है मतलब कम है, ठीक है, इसीलिए आदमी छलांग ज़्यादा लगा पाता है। 26 नंबर प्रश्न है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना न्यूटन होता है? तो यह दोस्तों
पिछले भी डिस्कशन किए कि 9.8 न्यूटन होता है 1 kg के द्रव्यमान में। ठीक है। 27 नंबर प्रश्न है कि जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, टॉर्क होता है। दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर है। थोड़ा सा यहाँ पे दिखने में कठिनाई हो रहा होगा, हम पढ़ देते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्ण पिघल जाए तो बीकर का पानी क्या होगा, मतलब घट जाएगा, बढ़ जाएगा, क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उतना ही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उतना ही रहेगा। 30 नंबर प्रश्न है कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। तो इसका क्या कारण है। तो 30 मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी जमने से फैलता है। पानी जब जमता है ना तो उसका आयतन जो होता है से बढ़ता है, फैलता है। तो इसी कारण ऑप्शन ए कह रहा है कि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है, क्यों, ऐसा क्यों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम लगती है। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं कि यह सब पूछा गया प्रश्न है वनडे एग्जाम में। 32 नंबर प्रश्न है कि एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब वह क्या परिवर्तन होता है। तो कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थोड़ा ऊपर उठा हुआ मतलब प्रतीत होता है। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न है कि लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन सी, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। पारे का जो घनत्व है उससे ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व कम होता है, इसी कारण तैरते रहता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा उत्तर। 34 नंबर प्रश्न है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। 35 नंबर प्रश्न है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा। तो उसका घनत्व जो है से अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है कि समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1/10 उठा रहता है। ठीक है। 37 नंबर प्रश्न है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों। तो ये ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण से वह चिपक जाता है। ठीक है, चिपक जाते हैं। 38 नंबर प्रश्न है कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकल जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब की कमी के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उनचालीस नंबर प्रश्न है दोस्तों कि ऊंचाई की जहाज पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलने लगता है, ऐसा क्यों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाने से वहाँ उसका जो है वायुमंडलीय कम हो जाने से उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ठीक है।
40 नंबर प्रश्न है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वायुमंडलीय दाब अधिक होता है साबुन के बुलबुले के अंदर। 41 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय दाब की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत, मतलब किस बात का संकेत है? तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तूफानी मौसम, मतलब तूफानी आने वाला है, इसी का मतलब अथी है, संकेत है। 42 नंबर प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। ठीक है। 43 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन डी, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसी कारण वह फट जाता है। 44 नंबर प्रश्न है कि सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन के द्वारा, मतलब कारण होता है। 45 नंबर प्रश्न है कि चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यह मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। 46 नंबर प्रश्न कि जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं तो मतलब बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्थितिज ऊर्जा के कारण। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के कारण। 47 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कहते हैं कि जब एक चाल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 गुनी हो जाएगी। 49 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है सो वैध मतलब ठहराता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुक जाते हैं? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसलिए होते हैं कि वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र की आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाए। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। 51 नंबर प्रश्न है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपकेंद्री बल लगते हैं। 52 नंबर प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद के सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका मतलब भार में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है तो उस व्यक्ति का भार कुछ मतलब अधिक मालूम प्रतीत होगा। 54 नंबर प्रश्न है कि जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का
प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो तब जब लिफ्ट जा रही होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक समान मतलब त्वरण के साथ नीचे जा रही है। एक समान त्वरण के साथ जब नीचे जा रही है तो आदमी का वजन जो है तो कुछ हल्का महसूस होता है। ठीक है। 55 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। ठीक है। 56 नंबर प्रश्न है कि लोलक की काला अवधि है मतलब काल अवधि है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की जो अब काल होता है मतलब समय काल होता है, टाइम पीरियड, वो लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है। 57 नंबर प्रश्न है कि लोलक घड़ी गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है। और जिससे इसका मतलब दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। 58 नंबर प्रश्न है कि किसी तरह लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो इसका आवर्तकाल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2% बढ़ेगा। ठीक है। 59 नंबर प्रश्न है कि पार्श्व विकृति या अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पवासो अनुपात कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पवोसो अनुपात कहते हैं। 60 नंबर प्रश्न है कि वर्षा के बूंद गोलाकार होते हैं, क्यों होते हैं। तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के कारण होते हैं। ऑप्शन ए मतलब सतही तनाव के कारण। ठीक है। या वायुमंडलीय दाब के कारण। 61 नंबर प्रश्न है कि तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर मतलब ऊपर डैश के कारण ऊपर उठता है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केशिका तत्व की क्रिया का कारण। ठीक है। केशिका तत्व या केशिका क्रिया के कहीं कारण। 62 नंबर प्रश्न है कि श्यानता, ठीक है, श्यानता की इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मतलब ए, पवाइज हो जाएगा। ऑप्शन ए पवाइज हो जाएगा, श्यानता का इकाई पवाइज हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है कि उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्किमिडीज थे उत्प्लावकता के सिद्धांत को देने वाले। 64 नंबर प्रश्न है कि महावैज्ञानिक आर्किमिडीज का सिद्धांत है मतलब संबंधित है किस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रीस से मतलब वो संबंधित है, ग्रीसिक वैज्ञानिक थे। 65 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि त्वरण की प्रकृति होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग होती है। 66 नंबर प्रश्न है कि अपने उड़ान पथ में अवरोध की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रासरव तरंग जो है से चमगादड़ छोड़ते रहता है। 67 नंबर प्रश्न है कि प्रासरव वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति दोस्ती 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वह प्रासरव ध्वनि कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्वनि तरंग है। ऑप्शन 58 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि तरंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंबवत होती है। ठीक है। ध्वनि तरंग जो है सो लंबवत होती है। ठीक है। 69 नंबर प्रश्न है
कि श्राव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है। ठीक है, जो मनुष्य कितना से कितना हर्ट्ज तक सुन सकता है, यही पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के व्यक्ति मतलब आवाज़ को सुन सकता है। 70 नंबर प्रश्न है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़कर दुगुना हो कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपरिवर्तित रहेगा, 332 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। 71 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम दोस्तों ऑप्शन डी, इस्पात में होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 332 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का वेग। ए इज करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है कि 100 डेसिबल का शोर, ठीक है, शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो है 100 डेसिबल से अधिक होता है। 74 नंबर प्रश्न है कि एक सितार और बांसुरी पर एक ही स्वरण बजाया जाए तो ये इस मतलब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेदन निम्नलिखित में अंतर के कारण हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केवल ध्वनि गुणता। ठीक है, 74 नंबर प्रश्न 75 नंबर प्रश्न दोस्तों, एक जेट वायुयान 2 मार्च के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड हो तो वायुयान की चाल कितनी होगी। ठीक है, यही पूछा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 664 मीटर 664 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी कि इसका दुगुना हो जाएगा। 2 मार्च बोला है तो 332 का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ध्वनि की तीव्रता के लिए मतलब डेसिबल का प्रयोग की जाती है। ऐसे भी ध्वनि का इकाई जो है ऐसा मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न 77 नंबर है कि ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, परावर्तन के कारण। ठीक है, 78 नंबर प्रश्न है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो यह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नौचालकों द्वारा मतलब दिशा का ज्ञान करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, सोनार का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 79 प्रश्न है कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डॉपलर प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव। 80 नंबर प्रश्न है कि पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति क्या तीव्रता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉपलर प्रभाव के कारण ही होता है। इसमें भी डॉपलर प्रभाव का होता है। 81 नंबर प्रश्न है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का मतलब ताप होता है 310 केल्विन होता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो दोस्तों आगे प्रश्न आएगा, कह रहा है कि 82 नंबर, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस
इसको फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए -40 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब स्थिति में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान एक ही रहेगा। 83 नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम संभवतः तापमान होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो न्यूनतम तापमान संभवतः तापमान होता है। 84 नंबर प्रश्न है कि किसी मनुष्य के शरीर का तापमान मतलब सामान्य तापमान होता है फ़ारेनहाइट में, तो 98 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए 98, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है। 85 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेंटीग्रेड में, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न है कि ठंडा के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे के गुटके ज़्यादा ठंड लगता है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लोहे मतलब लकड़ी की तुलना में लोहे ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए मतलब सुबह में ज़्यादा ठंडा ठंडा महसूस होता रहता है। 87 नंबर प्रश्न है कि आणविक संरचना के द्वारा ऊष्मा का संरचना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी संवहन कहलाता है, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पारा जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक ऊष्मा अवरोध प्रदान करता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि अरे यार दोनों परतों के बीच संपूर्णित वायु के कारण, ठीक है। दो जब परत रहेगा तो दोनों से कम ठंडा लगेगा, इसी कारण से। 90 नंबर प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सफ़ेद वस्त्र ताप को कम अवशोषित करता है, इसीलिए मतलब गर्मी के दिनों में सफ़ेद वस्त्र पहनने की सलाह दी जाती है। 91 नंबर प्रश्न है कि न्यूनतम तापमानों का अनुप्रयोग होता है, ठीक है, अनुप्रयोग होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी आंतरिक यात्रा चुंबकीय प्रोत्साहन एवं दूरमित, ठीक है। 92 नंबर प्रश्न है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अब ऑप्शन ए बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है, इसी कारण से ओस नहीं होता है। 93 नंबर प्रश्न है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उद्पातन प्रक्रिया कहलाता है। 94 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका क्या कारण? इसका निम्न में से उपयुक्त कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पसीना की आर्द्रता के कारण वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, ठीक है। 95 नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव का उसके गलनांक
से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाता है। 96 नंबर प्रश्न कि पहाड़ पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 100 डिग्री से कम सेंटीग्रेड पर पहाड़ पर जो है पानी उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, कम होता है, कम होता है। 87 नंबर प्रश्न है, 97 नंबर प्रश्न है कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षा उबलते जल से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भाप में दोस्तों गुप्त ऊष्मा होती है, जिसका मतलब तापमान दोस्तों 1500 सेंटीग्रेड से अधिक होती है। ठीक है, इसीलिए ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। 98 प्रश्न है कि ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। ठीक है, 90 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार के तरंग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। 100वां प्रश्न है दोस्तों प्रकाश विकिरण की प्रक्रिया होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तरंग एवं कण दोनों के समान प्रकाश की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो दोस्तों 100 कंप्लीट प्रश्न कर लिए हैं। अब हम सब 101वां में प्रवेश करने वाले हैं, तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 100वां प्रश्न है कि माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बढ़ती है। ठीक है, किसी माध्यम में तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति बढ़ती है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की गति होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। प्रकाश की जो चाल होती है या गति कहिए 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 103 नंबर प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जब सूर्य आ जाता है, मतलब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी। ऑप्शन ए कह रहा है कि चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न है कि चंद्र ग्रहण घटित है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र ग्रहण जो है तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी। और सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों अमावस के दिन होता है, अमावस की रात होता है। 105 नंबर प्रश्न है कि उचित रीति से कटे हीरे के साधारणतः चमक का आधारभूत कारण है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी उसका अति उच्च परिवर्तन सूचकांक होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश से में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग मतलब 7 रंग दिखाई देते हैं। इसका व्यवसाय क्या मतलब की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर। ठीक है, परावर्तन एवं अपवर्तन की घटना के आधार पर होती है। 107 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है।
ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अपवर्तन के कारण दोस्तों, ऑप्शन सी अपवर्तन के कारण दोस्तों पानी में रखे छड़ी कुछ मुड़ा हुआ प्रतीत या उठा हुआ प्रतीत होता है, अपवर्तन के कारण। 108 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक समतल दर्पण पर आधारित मतलब आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन के बाद समतल पर दोस्तों वह 60 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ऑप्शन ए मतलब बी सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है कि अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 हो तो परावर्तन कोण के बाद का कोण 30 है, तो माध्यम में अपवर्तनीय सूचक है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 3.0 इसका अपवर्तनीय सूचकांक हो जाएगा, ठीक है। 30 तिहाई 90 कट जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाए तो परावर्तित किरण का घूर्णन होगा 2 थीटा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 थीटा से यह घूमेगा, ठीक है। 111 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कांच से हीरे में जाता है, ठीक है। हीरे से जब कांच में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। 12 नंबर प्रश्न है कि मृग तृष्णा उदाहरण है, मृग तृष्णा का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न करें कि इंद्रधनुष के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी परावर्तन एवं अपवर्तन। 115 नंबर प्रश्न है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी परिकर्णन के कारण दोस्तों आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, या मतलब तारे टिमटिमाते हैं ना तो प्रतीत होते हैं। 16 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी धूलकण, मतलब प्रकाश वायुमंडल में प्रकाश जो है से छितराता है, इसका कारण है तो धूलकण के कारण। 117 नंबर प्रश्न है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इसका परिकर्णन सबसे अधिक कम होता है, ठीक है। इसका और तरंगधर सबसे लाल रंग का तरंगधर सबसे अधिक होता है, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो यह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा परिकर्णन के कारण, ठीक है। ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्णन के कारण, ठीक है, दिखाई मतलब नीला प्रतीत होता है। 119 नंबर प्रश्न है कि अस्त होने पर मतलब सूर्यास्त होने पर सूर्य काल दिखता है, मतलब लाल जो दिखता है सूर्य लाल दिखता है, तो इसका सही कारण हो जाएगा दोस्तों ये भी परिकर्णन के कारण, सूर्य लाल दिखता है परिकर्णन के कारण, सुबह एवं रात मतलब सुबह एवं शाम में। 120 नंबर प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन एवं व्यक्तीकरण, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है कि मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण लगाया जाता है,
ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तल दर्पण। मतलब कह रहा है ना कि कोई भी गाड़ी, वाहन, मोटरसाइकिल 4 चक्का उसके साइड मिरर मतलब उस आईना के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोस्तों उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। 122 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम आने वाला दर्पण कौन सा है, तो यह दोस्तों अवतल दर्पण जो है दाढ़ी बनाने में काम आता है। यह दोस्तों डॉक्टरी लेंस में काम आता है, हजामती दर्पण इसे भी कहते हैं। ठीक है। 123 नंबर प्रश्न है कि मानव आँख पर रेटिना का कौन सा मतलब कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ऑप्शन ए वास्तविक एवं उल्टा बनता है रेटिना पर प्रतिबिंब। 124 नंबर प्रश्न है कि 1.5 मीटर 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम मतलब लंबाई होगी। कोई भी व्यक्ति को दोस्तों पूरा शरीर देखने के लिए उसे आधा मतलब लंबाई का आधा आईना लेना पड़ता है। वही बोला है कि 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति हैं तो उसके लिए कितना दर्पण की ज़रूरत है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो वो 0.75 मीटर की मतलब दर्पण लगेगा पूरा देखने के लिए। 125 प्रश्न है 125 नंबर प्रश्न कि जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच खड़ी रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी अनंत हो जाएगा। अनंत प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे सैलून में जाते होंगे तो आगे पीछे प्रतिबिंब लगा रहता है, उसमें अगर देखिएगा तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा, बुझाएगा कि इसमें उसमें सभी में हम ही हैं। ठीक है। उसी कारण कह रहा है कि अनंत प्रतिबिंब बनेगा। 26 नंबर प्रश्न है कि पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे ठीक है, जैसे क्या, तो ऑप्शन डी अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अवतल दर्पण काम करता है। 127 नंबर प्रश्न है कि धूप के चश्मे की क्षमता जो होता है क्या होता है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा जीरो डायरेक्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन ए जीरो डायरेक्टर होता है। 128 नंबर प्रश्न है कि यदि किस ऐनक के लेंस का पावर 2x किसी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे किसी होना चाहिए। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी कितना हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक डायोप्टर बराबर होता है 25 सेंटीमीटर, तो 2 डायोप्टर बोला है तो कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर होगा। 129 नंबर प्रश्न है कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे क्या, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी परावर्तित नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन सी परावर्तित नहीं करता है। 30 नंबर प्रश्न है कि लाल कांच का अधिक तापमान पर गर्म करने पर वह दिखाई देता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हरा, मतलब हरा दिखाई देता है। ठीक है, लाल कांच को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो हरा दिखाई देता है। 131 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है, तरंगदैर्ध्य पर प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 132 नंबर प्रश्न है कि 3 रंग मूल रंग है, ये कौन कौन से हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नीला, हरा और लाल जो है इसका मुख्य रंग होते हैं। ठीक है, 133 नंबर प्रश्न है कि सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला प्रकाश मतलब होता है, तो बैगनी का जो है सबसे प्रकाश तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
लाल रंग का सबसे परिकर्णन अधिक होता है। ठीक है, बाकी इसमें कम का पूछा गया था। 134 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो इसका परिणामी रंग कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सफ़ेद रंग दिखाई देगा। ठीक है। 135 नंबर प्रश्न है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कैमरे में। 136 नंबर प्रश्न है कि आइरिस का क्या काम है? ठीक है, तो आइरिस का काम है कि आंखों में आने वाली प्रकाश को नियंत्रण करता है। ठीक है, 136 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। 137 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का प्रयोग किया जाता है। कौन चश्मे के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को अवतल लेंस निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 138 नंबर प्रश्न है कि दूर दृष्टि का निवारण के लिए काम आने वाला लेंस कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस होगा। ठीक है, ऑप्शन सी, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को। 139 नंबर प्रश्न है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है कि आँख की रेटिना पर परस्परागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिल्म जो है इसी का तुलना किया जाता है। 141 नंबर प्रश्न है कि किसी अवशेषित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर रहता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बाहरी पृष्ठ पर रहता है। 142 नंबर प्रश्न है कि वस्तु को आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 143 नंबर प्रश्न है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कार की खिड़की बंद कर लेनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए, कार की खिड़की बंद कर लेने से हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। 144 नंबर प्रश्न है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्रा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यह नियम कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कूलम्ब का नियम होता है। ठीक है, कूलम्ब का नियम होता है। 145 नंबर प्रश्न है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच उन दोनों के बीच की क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के बीच को विभवांतर कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 146वां नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। 137 नंबर प्रश्न है कि अति चालकता का लक्षण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च परागमता। ठीक है। 148 नंबर प्रश्न है कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि, ठीक है, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
149 नंबर प्रश्न है कि तांबा मुक्त रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इसकी विद्युतीय प्रतिरोध निम्न होती है, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। 150 नंबर प्रश्न करें कि आपस में जुड़ी दो आवेश वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे, ठीक है, यदि वे समान विभव, ऑप्शन सी, समान विभव पर हो, ठीक है, वह समान विभव पर हो। 151 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी को दृष्टि धारा डीसी में परिवर्तित की जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सी, रेक्टिफायर द्वारा एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 152वां नंबर प्रश्न है कि विद्युतीय फिटिंग्स में एक तार को संपीकृत किया जाता है, इसका कारण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यदि लघु पथ हो जाए तो धारा भूमि में चल जाएगी। ऑप्शन 153 नंबर प्रश्न है कि विभवांतर का मात्रक है, तो विभवांतर का मात्रक है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक होता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वोल्ट जो है विभवांतर का मात्रक है, ऐसा ही मात्रक है। 154 नंबर प्रश्न है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा शून्य होता है, अनंत होता है, ऑप्शन डी अनंत होता है। 155 नंबर प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, ओम जो है प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 156 नंबर प्रश्न है कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तो यह दोस्तों श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ठीक है, ऑप्शन समानांतर क्रम में लगे होते हैं, ऑप्शन सी समानांतर क्रम में लगे होते हैं। 157 नंबर प्रश्न है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होते हैं, यह नियम है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओम के नियम है, ऑप्शन डी ओम के नियम है। 158 नंबर प्रश्न है कि विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ओम मीटर है, ऑप्शन बी ओम मीटर होता है, ठीक है। 159 नंबर प्रश्न है कि 3 ओम और 6 ओम प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, मतलब ऑप्शन सी 2 ओम होगा। जैसे समांतर क्रम में कैसे होता है 1/3 जोड़ 1/6, जब इसको हल कीजिएगा तो 2 ओम आएगा, ठीक है। 160 नंबर प्रश्न है कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है विद्युत सेल में, ठीक है। 161 नंबर प्रश्न है कि एक समान सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघटक होगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड होगा। 162 नंबर प्रश्न है कि एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ठीक है। 163 नंबर प्रश्न है कि वोल्टीय सेल के आविष्कारक थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एलिजेंड्रो बोल्ट जो है से वोल्टीय सेल के आविष्कारक है।
34 नंबर प्रश्न है कि शुष्क सेल को क्या कहते हैं? तो शुष्क सेल को दोस्तों प्राथमिक सेल कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 165 नंबर प्रश्न है कि लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ग्लेबनाइजेशन कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को ग्लेबनाइजेशन कहते हैं। 166 नंबर प्रश्न है कि अपघटन संबंधित नियम किसने प्रतिपादित किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी फैराडे ने प्रतिपादित किए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न है कि विद्युतीय फ्यूज में इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्रण होते हैं। तो इसका सही हो जाएगा उत्तर ऑप्शन सी निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होते हैं। ठीक है। 168 नंबर प्रश्न है दोस्तों ओम सॉरी आमीटर ठीक आमतौर पर 168 नंबर प्रश्न है कि आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी तीन और शीशे के मिश्रित का बना होता है। ठीक है। 169 नंबर प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी टंगस्टन का बना होता है। ठीक है। टंगस्टन का बना होता है। 170 नंबर प्रश्न है कि विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है। 171 नंबर प्रश्न है कि यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जले तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1 यूनिट मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट डेली उठेगा। 100 वाट 10 घंटा मतलब 100 गुने 10 आपका 1 घंटा जलेगा 1000 वाट बराबर 1000 वाट बराबर 1 यूनिट होता है। मतलब 1000 किलो वाट बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है। 172 नंबर प्रश्न है कि त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने त्वरित चालक का आविष्कार किए थे। 173 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विद्युत अनुचुंबकीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी क्रोमियम जो है से विद्युत अनुचुंबकीय है। ठीक है। 174 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों 174 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन प्रतिचुंबक है? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बिस्मथ जो है से प्रतिचुंबक है। ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिस्मथ जो है प्रतिचुंबक है। 175 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ऑरस्ट्रोड द्वारा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का अवलोकन किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 176 नंबर प्रश्न करें कि विद्युत चुंबक प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसके बनाने में उपयोग किया जाता है? किसको बनाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जनित्र बनाने में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग किया जाता है। 177 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर निम्न सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए फैराडे के नियम। फैराडे के बाएं हाथ के नियम दोस्तों विद्युत मोटर पर काम करता है और फैराडे के दाएं हाथ के नियम पर जनरेटर का काम करता है। ठीक है। दाएं हाथ के 178 नंबर प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर क्या है? तो यह दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एसी वोल्ट
को घटने और बढ़ने में प्रयुक्त करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 179 नंबर प्रश्न है कि लेंज, ठीक है, लेंज का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर लेंज के नियम मतलब आवश्यक है। ठीक है, 180 नंबर प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 181 नंबर प्रश्न है कि न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, चैडविक ने किए थे। न्यूट्रॉन को खोज चैडविक ने किए थे। 182 नंबर प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 163 नंबर प्रश्न है, 163 नंबर प्रश्न है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व के द्रव्यमान की संख्या कितना होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 होता है, द्रव्यमान संख्या 4 होता है। 184 नंबर प्रश्न है कि नाभिक का आकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 10 के पावर -15 मीटर होता है नाभिक का आकार। 185 नंबर प्रश्न है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एडरसन ने, एडरसन जो दोस्तों पॉजिट्रॉन की खोज की थी। एडरसन जो है पॉजिट्रॉन की खोज की थी। 186 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी 1 होते हैं। 187 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, थॉमस ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमस ने की थी, थॉमसन ने। ठीक है, थॉमस ने, थॉमसन। 188 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन वाहक करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 यूनिट ऋण आवेशित वाहक करता है। 189वां नंबर प्रश्न है कि ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, समस्थानिक कहलाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 190 नंबर प्रश्न कर रहा है कि समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक के गुण तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 191 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जब एक भारी नाभिक को 2 हल्के हल्के नाभिक में टूटते हैं तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, 192 नंबर प्रश्न के 2 हल्के नाभिक मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऑप्शन बी, इसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। 193 नंबर प्रश्न है कि परमाणु बम का सिद्धांत है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नाभिकीय विखंडन पर दोस्तों परमाणु सिद्धांत का कार्य करते हैं। ठीक है, नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम कार्य करते हैं। 194 नंबर प्रश्न कि रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, उपयुक्त सही मतलब अल्फा बीटा गामा। रेडियो धार्मिक तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, यह तीनों मतलब उत्सर्जित करते हैं। 195 नंबर प्रश्न है कि कोबाल्ट
60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है। क्यों? यह उत्सर्जित करता है, मतलब क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गामा किरण यह उत्सर्जित करता है। क्वाल्ट 60 जो है आमतौर पर गामा किरण उत्सर्जित करता है। 196 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किस मंद के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ग्रेफाइड के रूप में। 197 नंबर प्रश्न है कि परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन के प्रचलन पर दोस्तों परमाणु पाइल का प्रयोग किया जाता है। 198 नंबर प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धार्मिकता का दोस्तों क्यूरी इकाई है। ठीक है, रेडियो धार्मिकता तत्व का इकाई है क्यूरी। 199 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, 200 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में भरी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मंदन के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों 200 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। चलिए अब हम 200 से कुछ आगे चलते हैं। 201 नंबर प्रश्न है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 202 नंबर प्रश्न है कि डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित करता है। ऑप्शन ए सही एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। 103 नंबर प्रश्न है कि रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जहाजों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशक करने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 104 नंबर प्रश्न है कि त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होलोग्राफी के द्वारा त्रिविमीय चित्र लिया जाता है। 205 नंबर प्रश्न है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एडविन हब्बल ने दिया है कि ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है। 106 नंबर प्रश्न है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी केपलर ने दोस्तों ग्रहों के गति के नियम को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 207 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कॉपलर ने। ग्रहों के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने, कोपरनिकस ने। ठीक है, तो यही 208 नंबर प्रश्न कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोजन जो है से ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
9 नंबर पर एक 209 नंबर प्रश्न है कि तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन होगा। तारों व सूर्य का ऊर्जा का स्रोत। 210 नंबर प्रश्न है कि तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ठीक है, यहाँ पे प्रयुक्त है, देख लीजिएगा, प्रयुक्त उपकरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तारों व आकाशगंगा के व्यास को मापने के लिए इंटरफेरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 211वां नंबर प्रश्न है कि दोस्तों दो ग्रहों जिसका कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध एवं शुक्र का दोस्तों कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 212 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शनि के पास दोस्तों सबसे अधिक उपग्रह है। 213 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा एवं साँझ का तारा कहा जाता है। ठीक है, साँझ का भी तारा कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी शुक्र को दोस्तों भोर एवं साँझ का तारा कहा जाता है। यह सबसे चमकीला तारा है। ठीक है, यह सूर्य के बाद पृथ्वी के समान का आकार का है। ठीक है, 214 नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बुध जो है दोस्तों सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूरा कर देता है। यह सबसे छोटा ग्रह है और सबसे कम समय में यह सूर्य का परिक्रमा कर देता है। 215 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी शनि जो है पानी से कम घनत्व वाला ग्रह है। ठीक है, 216 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के सतह का तापमान होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 5800 सेंटीग्रेड होता है सूर्य के सतह तापमान। आज दोस्तों अधिकतर तापमान किस में मापा जाता है। 217 नंबर प्रश्न है कि सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा की बात की है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंटोरी। 298 में प्रश्न है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गैल ने की थी। गैल ने दोस्तों नेपच्यून की खोज की थी। 219 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य के निकटतम ऑप्शन ए बुध है, सबसे जो 88 दिन में अपना कक्षीय वेग पूरा करता है। 220 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 222 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तारा की बात की गई है, क्या तारा की बात की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक सर्वाधिक समीप तारा है। 223 नंबर प्रश्न है कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जहां इसकी कक्षा के बीच में विद्यमान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति के बीच में दोस्तों क्षुद्र ग्रह एक मतलब विद्यमान है। ठीक है, बीच विद्यमान है। 224 नंबर प्रश्न है कि
यह धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा कितने मतलब परिक्रमा करता है 76 वर्ष में। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 76 वर्ष में दोस्तों अपना परिक्रमण पूरा करता है। ठीक है, 225 नंबर प्रश्न, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1969 में दोस्तों चंद्रमा पर मतलब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। 226 नंबर प्रश्न कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। 227 नंबर प्रश्न कि लाल ग्रह का नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। 228 नंबर प्रश्न कि पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर कितने वर्ष मतलब कितने समय में लगाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 365.25 दिनों में लगाता है एक चक्कर। ठीक है, तब दोस्तों 4 वर्ष पर ये मतलब एक लीप वर्ष होता है। ठीक है, कर है कि 229 नंबर पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 134340 मतलब 1,34,340 नाम दिया है। ठीक है, 230 नंबर प्रश्न है कि मीथेन जिसका वायुमंडल में उपस्थित है, ठीक है, जिसके वायुमंडल में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बृहस्पति के वायुमंडल में स्थित है। ठीक है, सी सही उत्तर हो जाएगा। 231 नंबर प्रश्न है कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच का औसत दूरी होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम खगोलीय दूरी कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी को हम खगोलीय इकाई कहते हैं। 232 नंबर प्रश्न है कि ब्लैक होल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एस चंद्रशेखर ने दोस्तों ब्लैक होल का मतलब सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। 233 नंबर प्रश्न है कि आकाशीय पिंड का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं ग्रह को कक्षीय मतलब आकाशीय पिंडों को अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान को। 234 नंबर प्रश्न है कि कॉस्मिक किरण की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विक्टर हेन ने कॉस्मिक किरण की खोज की थी। 235 नंबर प्रश्न की रडार के आविष्कारक थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रॉबर्ट बास्टन जो है से रडार के आविष्कारक थे। 236 नंबर प्रश्न करें कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी न्यूटन जो थे गुरुत्वाकर्षण नियमों को आविष्कारक थे। ठीक है, प्रतिपादन किया था। 237 नंबर प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया जिन्होंने किसकी खोज की थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। इन्हीं के खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 234 नंबर प्रश्न है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जे एल
बेनर्ड ने, ठीक है, टेलीविजन के आविष्कार किए थे। 234 में प्रश्न है कि राइट ब्रॉड्स किसका आविष्कार किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन विमान, मतलब ऑप्शन सी विमान का आविष्कार दोस्तों राइट ब्रदर्स ने किए थे। 240 में प्रश्न है कि एक्स रे का आविष्कार किसने किया था। एक्स रे, एक्स रे, ठीक है, का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राइटजन ने दोस्तों एक्सरे के आविष्कार किए थे, ठीक है। 241 नंबर प्रश्न है कि परमाणु बम का विकास किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने दोस्तों, ओपेनहीमर ने परमाणु बम का मतलब कथी कहता है आविष्कार किए थे। 242 नंबर प्रश्न है कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बर्नस बॉन ब्राउन ने प्रक्षेपास्त्र का आविष्कार किए थे। 243 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी एडवर्ड टेलर ने दोस्तों हाइड्रोजन बम का आविष्कार किए थे। 244वां नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नील और रोक्स ने, नोल है या नूल रोक्स ने मतलब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार किए थे, देख लीजिएगा एक दफे। 245 नंबर प्रश्न है कि स्कूटर के आविष्कार किसने किए थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाटसॉ ने स्कूटर का आविष्कार किए थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 246वां नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर द्वारा सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, हाइग्रोमीटर द्वारा। 247वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 248 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी एक्टिनोमीटर कहा जाता है, ठीक है, सूर्य की किरण की तीव्रता मापने वाला। 249 नंबर प्रश्न कि वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सोनार का प्रयोग दोस्तों समुद्र की गहराई का पता करने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 250 में प्रश्न है कि थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्शन सी सही हो जाएगा ताप को स्थिर करना थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 250 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित युक्ति में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी रेगुलेटर का प्रयोग जो है दोस्तों मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 252 नंबर प्रश्न है कि रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्ड की हुई रेक्टेशन को पुनः रिप्रोडक्टिव करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहा जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है रेडियो रिकॉर्ड करने की और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पूरा प्रयुक्त करने वाला है। 253 नंबर प्रश्न कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आइंस्टीन ने दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 254 नंबर प्रश्न है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत, लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, आर्किमिडीज ने दोस्तों लॉ ऑफ फ्लोटिंग के सिद्धांत को खोजा था। 255 नंबर प्रश्न है कि मेघाच्छादित रात, ठीक है, मेघ वाली रात स्वच्छ रातों की तुलना में किसके कारण अधिक गर्मी लगता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्थलीय विकिरण के कारण, ठीक है, अधिक गर्मी महसूस होता है। 256 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी क्या कथी पर निर्भर करता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, आवृत्ति पर निर्भर, ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। 257 नंबर प्रश्न कि अभिदृश्य की फोकस दूरी का नेत्रिका और फोकस दूरी के अनुपात किसके लिए एक से अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरबीन के लिए प्रयोग किया जाता है, अधिक होता है। ठीक है, 258 प्रश्न कि समानांतर क्रम में जोड़े प्रत्येक आर प्रतिरोध और 3 समान प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, R/3 जो है से प्रभावी प्रतिरोध होगा। समानांतर क्रम जोड़े आप कथी कहता है, एक समान प्रतिरोध से जोड़ने वाले। 259 नंबर प्रश्न है कि गर्म मौसम में पंखा आराम का एहसास दिलाता है क्योंकि, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी कह रहा है कि हमारा पसीना रुद्रा से बाष्पित हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, गर्मी से बाष्पित हो जाता है। 260 नंबर प्रश्न है कि कॉस्मिक किरण है, ठीक है, कॉस्मिक किरण है, तो कॉस्मिक किरण क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवेश तत्व, आवेशित तत्व तथा अनावेशित दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 261 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्राकृतिक विद्युत चुंबकीय होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, एक्स किरण एवं गामा किरण जो है से प्राकृतिक में विद्युत चुंबकीय होती है, एक्स किरण और वाई किरण। 262 नंबर प्रश्न है कि एक क्षण चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षण बल रेखा है, चुंबकीय बल रेखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बिल्कुल प्रतिच्छेद नहीं कर सकती है। 263 नंबर प्रश्न है एक चालक तार के विशिष्ट प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल तार के पदार्थ पर, लेकिन न तो तार के लंबाई पर और न ही तार के अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद मतलब क्षेत्र पर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 264 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जब एक्स किरण उत्सर्जित होते हैं तो उसमें से कौन से किरण निकलते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लक्ष्य का
लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। ठीक है, लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है जब एक्स किरण उत्पादित होती है। ठीक है, 265 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। सापेक्ष कथी कैसे अपेक्षा पारगम्यता एक बीमार रहित राशि नहीं है। ठीक है, 266 नंबर प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण का वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वक्ता केंद्र पर रखे वस्तु वक्ता केंद्र पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, समान आकार का। 267 नंबर प्रश्न है कि एक समतल दर्पण का वक्ता त्रिज्या क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनंत होता है। ठीक है, अनंत होता है। 268 नंबर प्रश्न है कि जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी, प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। 269 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल एक आपतन कोण के लिए। ठीक है, केवल एक आपतन कोण के लिए। सॉरी, पूरा प्रश्न तो पढ़ नहीं किया। कह रहा है कि आकाश की एक किरण एक पारदर्शी ग्लास प्लेट पर गिरता है, इसका एक अंश परावर्तित और एक अंश अपरावर्तित हो जाती है। परावर्तित व परावर्तित किरण आपस में लंबवत होगी, इसका क्या कारण है। ठीक है, तो केवल एक आपतन कोण के लिए। ठीक है, केवल एक आपतन कोण के लिए होगा। 270 नंबर प्रश्न है कि एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में ठंडे के दिन में कम गर्म मतलब ठंडा महसूस करता है। ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अधिक गर्मी तथा कम सर्दी अनुभव करता है। ठीक है, कह रहा है कि एक सांवली त्वचा के व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में अधिक गर्मी और कम ठंडा महसूस करता है। ठीक है, अनुभव करता है। 271 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूनतम तापमान घटित है। ठीक, घटित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1 केल्विन तापमापक्रम जो है से न्यूनतम ताप घोषित है। 272 नंबर प्रश्न है कि यदि एक पिंड सरल आवर्त गति से गतित हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर कितना होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 90 डिग्री का कालांतर होगा वेग एवं त्वरण के बीच। 273 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर अपेक्षित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिर जाता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा है ऑप्शन बी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा से अधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगा। 274 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित युग्मों में से किस एक समान बीमा नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, घनत्व एवं विशिष्ट घनत्व का एक समान
गतित, स्थितित और गतित ऊर्जा नहीं है। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है 75 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित आलेख में कौन सा एक समान गति निरूपित करता है, एक समान गति निरूपित करता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है से सही उत्तर हो जाएगा। विस्थापन और त्वरण जो है से इसका सही उत्तर हो जाएगा। समय 276 नंबर प्रश्न करें कि एक आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों के लिए कौन सी कथन सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, माध्यम स्थिति में गतित ऊर्जा अधिकतम होता है। ठीक है, कह रहा है कि सरल आवर्त गति में गतित एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथन पर सही है। तो कह रहा है कि माध्यम में स्थित गतित ऊर्जा अधिकतम होगा किसी माध्यम में। 277 नंबर प्रश्न है कि ऊष्मा का सर्वोच्चतम मतलब सर्वोत्तम एवं निकृष्टतम चालक क्रमशः क्या है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चांदी और शीशा जो है ऊष्मा का सर्वोत्तम एवं निकटतम मतलब निष्ठतम चालकता क्रम है। 278 नंबर प्रश्न की मोटर कार में शीतलन तंत्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 279 नंबर प्रश्न कि अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है क्योंकि जल का क्वथनांक, ठीक है, जल का क्वथनांक वहाँ पे जो है से निम्न वायुमंडल दाब के कारण कम हो जाता है। ठीक है, जल का क्वथनांक जो है से निम्न वायुमंडल के कारण कम हो जाता है। 280 नंबर प्रश्न है ये प्रकाश और सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य के त्वचा को भूतापता को कारण क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरण सही उत्तर हो जाएगा। 281 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा जूम ऑफ कर देता हूँ। 281 नंबर प्रश्न करें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि दूसरा का ऑप्शन है कि दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति दूर दृष्टि वाले व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट से नहीं देख सकते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि जरा दृष्टि वाले व्यक्ति निकट वस्तु को बिना संशोधन चश्मे को नहीं देख सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 281 का तीनों कथन सही है। ठीक है, अपने जगह पे तीनों कथन जो है सो सही है। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को निकट की वस्तु नहीं देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु देख सकते हैं। दूर दृष्टि वाले को दूर की वस्तु दिखाई दे सकती है परंतु निकट की वस्तु नहीं। दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जरा दृष्टि वाले व्यक्ति को बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है निवारण के लिए। ठीक है, 282 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन दिया गया है, कथन क्या कर रहा है कि साफ आकाश दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्घ्य के अल्प परिकर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक
ठीक है, परिकर्णन के ही कारण नीला दिखाई देता है, सही बात है। दूसरा क्या करें कि वायुमंडल दाब में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक परिकर्णित करता है, ठीक है, तो ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है। नहीं, ये नहीं सही है, ये सही नहीं कह रहे कि तीसरा का है वायुमंडल की अनुपस्थिति में प्रकाश का परिकर्णन नहीं होगा और आकाश कृष्ण दिखाई देगा, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केवल 3 सही होगा, ठीक है। 283 नंबर प्रश्न करेंगे, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव के कारण। तो शेविंग ब्रश जो होता है उसके बाल जो है चिपक जाते हैं, ठीक है। 284 नंबर प्रश्न है कि सरल आवृत्ति गति कर रहे सरल आवर्ती गति कर रहे व्यक्ति का कण पर क्रियाशील बल है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जो कि यहाँ पे है। ऑप्शन सी यहाँ से देख सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। पीडीएफ बनाने वाला ने क्या बना दिया। कर रहे तो 285 नंबर प्रश्न है कि एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाए गए दाब सबसे अधिक होता है, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब वह एक पैर के उंगली मतलब पदांगुली पर खड़ा होता है, ठीक है। 286 नंबर प्रश्न करें कि संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक है। 87 नंबर प्रश्न है कि श्री सी.वी. रमन को किस क्षेत्र के कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रकाश परिकर्णन के कारण सी.वी. रमन को मतलब नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है। 88 नंबर प्रश्न है कि क्रिस्मोग्राफ का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जे.सी. बोस ने दोस्तों क्रिस्मोग्राफ का आविष्कार किया था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कर है कि 289 नंबर पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पादप के 760 mm कॉलम द्वारा लगाने वाले दाब क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक एटमो सिफर कहलाता है, ठीक है। 290 नंबर प्रश्न में कि गॉड पार्टिकल, ठीक है, गॉड पार्टिकल है, ठीक है, तो क्या है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिग्स बोसॉन जो है से गॉड पार्टिकल है, ठीक है। 291 नंबर प्रश्न कि आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों
ऑप्शन बी, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। 292 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश किरण सरल रेखा में चलती है, लेकिन प्रकाशीय तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर जाते हैं। क्या इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्व आंतरिक परिवर्तन घटना हो जाती है होते हैं। ठीक है। 283 नंबर प्रश्न है कि बोस आइंस्टाइन, ठीक है, बोस आइंस्टाइन संघीय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, द्रव में पांचवी अवस्था है। ठीक है। बोस आइंस्टाइन संघीय है, द्रव में पांचवी अवस्था। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आज का महामैराथन अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक आज के लिए इतना ही। महामैराथन में आप लोगों का साथ देने के लिए बहुत ही धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तब तक के लिए बाय।